हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुखी और बेहतर हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग क्लास 9th का NCERT हम लोग देख रहे हैं और उसी प्रकार से क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है। तो उसी प्रकार से आज एक नई सीरीज NCERT क्लास 10th की हिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उन वीडियोस को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज से क्लास 10 का हिस्ट्री हम लोग शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री को, किसी भी विषय को जानने से पहले थोड़ा उस विषय के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास होता क्या है, हिस्ट्री होता क्या है। तो इतिहास अगर हम बात करें तो हिस्ट्री जो है एक ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से बना है ना। और इस शब्द के पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? तो हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस। इन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी, बुक जो लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इस पुस्तक के कारण ही इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है और इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर इतिहास शब्द हिंदी को देखें तो ये इसका संस्कृत में इसका जो संधि विच्छेद होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इति जोड़ ह जोड़ आस, इतिहास। अगर इसका मतलब निकाले तो इसका मतलब निकलता है कि यह निश्चय ही हुआ था। तो ये हम लोग हिस्ट्री के बारे में, इतिहास कहना क्या चाहता है। तो इतिहास क्या कहता है? इतिहास वैसी घटनाओं के क्रमागत अध्ययन को कहते हैं जो कि तथ्यों पर आधारित होते हैं और जो पहले भूतकाल में हो चुके होते हैं। इसलिए इतिहास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि घटनाओं का क्रमागत अध्ययन, है ना। बीते हुए घटनाओं का क्रमागत अध्ययन। बीते हुए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि बीते हुए घटनाओं का तथ्यों के आधार पे। साहित्य और इतिहास में यही अंतर है कि साहित्य तथ्य पर नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसी साहित्य में तथ्य जोड़ दिए जाए तो वो इतिहास हो जाता है, यानी फैक्ट्स। तथ्यों यानी फैक्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पर क्रमागत अध्ययन, है ना, क्रमबद्ध। बीते हुए घटनाओं का तथ्यों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन। ठीक है। और क्लास 10th में अगर आप लोग आए हैं तो इसका मतलब आप लोग भारतीय इतिहास को पढ़ चुके होंगे जो क्लास 8 तक था। उसके बाद क्लास 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाती है, विश्व इतिहास शुरू हो जाती है। हम लोग, और इस बुक का नाम भी है भारत और समकालीन विश्व, है ना, कि भारत और उसके समय काल, है ना, जिस समय काल में पूरे विश्व में क्या चल रहा होता है उसको और उसका प्रभाव भारत में किस प्रकार से पड़ता है, यह किताब हमें इसी सब चीजों के बारे में बतलाती है ना। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 10th में, है ना, और जिसकी शुरुआत क्लास 9th से ही हो जाती है। क्लास 9th में जो चीज पढ़ेंगे या पढ़े हुए हैं उसी चीज को आगे क्लास 10th में पढ़ना है। इसलिए अगर आप क्लास 9th ढंग से नहीं पढ़े हैं तो जो मेरी वीडियो है क्लास 9th की, है ना, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, तो इतिहास के पिता, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन इसको याद रखेंगे। इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। और इतिहास के उन्होंने पहली जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। और पहला जो अध्याय है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। ये पहला हमारा चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप क्या है आप जानते हैं कि एक 7 महादेश में एक महादेश यूरोप है, ठीक। दूसरा क्या है? राष्ट्रवाद। तो अगर बच्चों किसी शब्द में वाद शब्द जुड़ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? हम लोग पहले शीर्षक के ही नाम से समझ जाएंगे कि हमें यह चैप्टर किस विषय में पढ़ाया जा रहा है।
तो वाद का मतलब क्या होता है? तो वाद का मतलब होता है विचारधारा, है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, ऐसी क्या क्या घटनाएं घटी हैं जिसमें राष्ट्रवाद की भावना का जो है जन्म होता है, उस चीजों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा लिख लीजिए कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है। तो वो विचारधारा मैंने पहले ही भी कहा कि जब किसी शब्द में वाद शब्द जुड़ जाए इसका मतलब वो एक विचारधारा होता है ना। तो वह विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है ना। पहले भारत में भी जो है अलग अलग राजाओं ने राज किया, तो राजाओं के राज्य होते थे, है ना। तो साझा पहचान नहीं था, लेकिन अगर आज के डेट में बात करें, जब ब्रिटिशों ने यहाँ राज किया तो एक साझा पहचान का जन्म हुआ कि हम भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस, है ना। उसी प्रकार से तो राष्ट्रवाद क्या है? एक वो विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, साझा पहचान की बात करता है कि साझा पहचान को यह बढ़ावा देती है ना। तो राष्ट्रवाद के आगे देखते हैं। अगर आपको यह परिभाषा लिखनी है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, है ना। मैं जो बातें बोर्ड पे लिखता जाऊं उसे भी आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर जरूर बैठें, लिखते जाएं, ताकि आपका एक नोट्स कंप्लीट होता जाए साथ में बच्चों, है ना। तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि वो विचारधारा जिससे एक देश के अंदर सभी सदस्यों की एक पहचान को यह बढ़ावा देती है, एक साझा पहचान, है ना। साझा पहचान यानी जो सभी में एक कॉमन हो वैसा पहचान, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद का शुरुआत यूरोप में किस प्रकार से होता है, इन्हीं सब चीजों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रवाद का यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो नाम है उनका जर्मनी के थे जॉन गॉटफ्रेड, ये जर्मनी के थे, है ना, जिन्होंने राष्ट्रवाद की नींव डाली। तो राष्ट्रवाद से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं, एक राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है और राष्ट्रवाद का प्रतिपादक कौन है। तो ये जर्मनी क्रांतिकारी थे जॉन गॉटफ्रेड, ठीक है। आगे देखते हैं। इस चैप्टर को अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आराम से चीजों को समझेंगे, कोई हड़बड़ाहट के साथ नहीं। लेकिन मेरा आप सबों से निवेदन रहेगा कि कृपया जब आप पढ़ने बैठें तो अपने साथ एनसीईआरटी की यह पुस्तक लेकर बैठें और एक साथ में कॉपी कलम लेकर बैठें, ताकि और मैं जो लिखाता चलूं उसे अभी आप लिखते चले, ताकि आपका नोट्स भी साथ में कंप्लीट होता जाए। तो धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट वाइज चीजों को देखेंगे। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर शुरू होता है, पहले इस पेंटिंग से शुरू होता है। इस पेंटिंग में जो है कहते हैं ना कि और पेंटिंग टेल्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ड, है ना, कि जो पेंटिंग होता है वो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली है ना। ये फ्रांसीसी जो है चित्रकार थे, क्रांतिकारी चित्रकार या जो है कलाकार फ्रेडरिक सोरियू, है ना। तो फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? यहां से एक छोटा सा यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? तो फ्रांसीसी आपका क्लास 10th में, क्लास 9th में भी पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, है ना। फ्रांसीसी कलाकार थे ये, है ना, कलाकार थे। और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई। एक्चुअली ये 4 सीरीज की पेंटिंग है, जिसमें पहली पेंटिंग यह है। इसमें कुछ दिखाया गया है और चीजों को सिंबल के माध्यम से बताया गया है। ये सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। आप देख सकते हैं
कि इसमें ऊपर ईसा मसीह है, क्योंकि यूरोप का जो धर्म है ज्यादातर लोग वहां पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो ईसा मसीह हैं और संत और फरिश्ते हैं। एक स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पर कुछ लोग अपने देश के झंडे लेकर लाइन लगाकर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अवशेष हैं। इन सभी चीजों को देखेंगे, ये सभी चीज कुछ न कुछ कहता है। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें से सपनों का एक संसार रचा, जो शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से क्या है, मिलकर बना था, है ना। और इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। कहाँ के लोग दिखाए गए हैं? यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, है ना। सभी उम्र के सामाजिक वर्ग, क्योंकि सभी उम्र के सामाजिक वर्ग, पुरुष, स्त्री, पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, है ना। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे, है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार किस चीज को स्वतंत्रता का जो है क्या बनाते थे? महिला का रूप देते थे, है ना। स्वतंत्रता को किसका रूप देते थे? महिला का रूप देते थे, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखेंगे, महिला का रूप प्रदान क्या करते थे? यहाँ भी ज्ञानोदय की मशाल, एक टॉर्च, एक मशाल लेकर है यहाँ पर, है ना, जो क्या है? ज्ञानोदय की मशाल है, ज्ञान के उदय की मशाल है ये, है ना। और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, इसके एक हाथ में क्या है? ज्ञान की उदय की मशाल है, और दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है ना। और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। निरंकुश संस्थान क्या है? निरंकुश क्या है? इसको कहते हैं डेपोटिज्म भी कह सकते हैं या एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, है ना। एब्सोल्यूट पावर जिसके पास हो, है ना, निरंकुश। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में पापा खड़ूस होंगे तो वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं, है ना, और आप लोग चुपचाप उनका आदेश को मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पिताजी को क्या कहेंगे कि बड़े निरंकुश हैं, है ना, जो कह देते हैं वही करना पड़ता है ना। अगर आप बाहुबली फिल्म देखे हैं तो उसमें जो बाहुबली की माँ है वो भी काफी निरंकुश प्रवृत्ति की जो है रानी रहती है ना। मेरा शब्द ही है कानून, है कि नहीं। लुई 16वां जो था फ्रांसीसी क्रांति में, आप लोग पढ़े होंगे, सम्राट लुई 16वां, यह सम्राट का जो पूरा काल था वो भी काफी क्या था? निरंकुश भरा था। निरंकुश का मतलब है ये 2 शब्दों से बना हुआ, निर जोड़ अंकुश, यानी जिसपे कोई भी अंकुश नहीं है, जिसपे कोई भी अंकुश नहीं है, कोई बाधा नहीं है ना। निरंकुश का मतलब होता है एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट पावर। सर तो अगर फ्रांस की क्रांति आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि सम्राट के पास ही सारी शक्तियां था, शक्ति का केंद्रीकरण था, यानी सम्राट जो चाहता था, है ना। लुई 16वां का कथन भी यही होता था कि मेरे शब्द ही मेरे कानून है ना, ठीक है। यानी जो मैं कह देता हूं वही विधान बन जाता है, वही कानून बन जाता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? निरंकुश, है ना। कि सम्राट, निरंकुशता क्या होता है कि शासन की वह स्थिति जब जो राजा कह दे, शक्ति पूरी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है या एक संस्था के हाथ में आ जाती है, और वो जो कह देता है वही नियम बन जाता है, वही कानून बन जाता है, और लोगों को वही बात मानना होता है ना। आप देख सकते हैं निरंकुशवाद की परिभाषा नए शब्द में दे रखा भी है कि ऐसी सरकार या शासन, इसको अंडरलाइन करते जाएं कि निरंकुशवाद क्या होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता, है ना, पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? निरंकुशता, निरंकुशवाद, है ना। कि जब क्या होता है कि ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार या तंत्र कहीं, है ना, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता, अंकुश नहीं होता, है ना, ठीक है। जो सरकार या तंत्र का निर्णय होता है वही, है ना, वही जनमानस को या सामान्य लोगों को मानना होता है,
मानना होता है। ठीक है, और निरंकुशता की एक और विशेषता क्या होती है, इसमें पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति या संस्था में होती है, में निहित होती है ना। इसीलिए इसके राजा का यह एटीट्यूड होता है कि मेरा शब्द ही है शासन, है ना। तो इसको आप लिख लें, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप लिख लें पॉज करके, मैं इसे अब मिटा रहा हूं। तो निरंकुशवाद ये पूरे फ्रांस में सम्राट के समय में था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे, देख लेंगे। भारत में भी कुछ ऐसी स्थिति थी राजा महाराजा के समय में, कई ऐसे राजा रहे जो जनता का ख्याल रखते थे, लेकिन कई ऐसे राजा रहे जिनके पास एब्सोल्यूट पावर होता था और वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते थे, है ना, जिसको चाहे सजा दे दिए। अच्छा, शक्तियों का केंद्रीकरण यानी सभी शक्तियां एक साथ होने का मतलब होता है कि जो उसके पास न्यायिक पावर भी होता था, प्रशासनिक पावर भी होता था और कार्यपालिका भी वही होता था, है ना। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय में जैसे अगर तुलना करें तो अभी हाल फिलहाल में एक बिल आया होगा जो आपको याद होगा, किसान बिल, कृषि बिल, है ना, जिसका बहुत ज्यादा विरोध, जब वो संसद में पास हो गया तो किसानों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। विरोध का कारण नतीजा क्या निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उस बिल को वापस करवा लिया गया, है कि नहीं। तो लोगों का चला ना, किसका चला, क्या सरकार ने थोपा लोगों पर, थोप सका, नहीं थोप सका। लेकिन अगर यही चीज पहले होता, राजा के समय होता, मोनार्की के समय होता, तो सरकार जो चाहती वही लोगों को बाध्य होकर मानना पड़ता। तो इसे ही कहते हैं निरंकुशवाद। आगे देखते हैं, एक चीज है दूसरा कि सौर्यों के कल्पना आदर्श यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, कल्पना आदर्श, इसको यूटोपिया कहते हैं, यूटोपिया, या इसको एक और शब्द है राम राज्य, है ना। कल्पना आदर्श नाम से ही लगता है कि एक ऐसा आदर्श जो कल्पना में है, यानी इतना इट इज टू गुड टू बी ट्रू, है ना, इट इज टू गुड टू बी ट्रू या टू परफेक्ट टू बी ट्रू, है ना। ये इतना परफेक्ट, इतना बढ़िया समाज, है ना, जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, यह वास्तविक जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। इसको इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं। इसी का दूसरा नाम राम राज्य भी है, और अगर इसका यूटोपिया का हिंदी शब्द बोले तो कल्पनादर्श हो सकता है कि एक वैसा समाज जो इतना परफेक्ट हो, जो इतना अच्छा हो कि वो शायद वास्तविक जीवन में संभव ही नहीं हो, है ना। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, यूटोपिया की कल्पना। सारियों ने यूटोपिया में दुनिया के अलग अलग राष्ट्र समूह में ये जो पिक्चर बनाया है, एक प्रकार का यूटोपिया का वर्णन है ना, कि सभी देश आगे स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र हो चुके हैं, सभी के अपने ध्वज हैं, है ना, सभी के लिए जो है भगवान गीत गा रहे हैं। तो ये एक तरह का यूटोपिया है ना, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। इनकी पहचान क्या है, कपड़ों से है और राष्ट्रीय पोशाक से है ना। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। अगर आप पढ़े होंगे 1848 से पहले सबसे पहले जो देश आजाद हुआ था वो था अमेरिका, है ना। इसलिए इस पूरे लाइन की अगुवाई कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, स्विट्जरलैंड कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र राज्य बन चुका है। राष्ट्र राज्य बनने से जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि राज्य क्या होता है, राज्य क्या होता है। तो राज्य के लिए कुछ खूबियां होनी चाहिए। पहला कि एक सीमा होनी चाहिए, यानी क्या कहते हैं, भौगोलिक सीमा, क्या कहेंगे इसको, भौगोलिक सीमा। ठीक है, भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। उसके बाद एक जनसंख्या होनी चाहिए। एक राज्य का दूसरा शब्द क्या है, एक जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरा शब्द क्या है कि एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए, संप्रभु
सरकार होनी चाहिए, है ना, संप्रभु सरकार होनी चाहिए, है ना, ठीक है। ये एक राज्य की कुछ शर्तें हैं कि जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य होगा या भारत राज्य होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो झारखंड के पास भौगोलिक सीमा है, उसके पास जनसंख्या है, लेकिन संप्रभु सरकार नहीं है। जेएमएम जो है अगर विदेशों में कहीं डील करती है तो भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ेगा अगर हेमंत सोरेन को कुछ करना होगा तो, क्योंकि मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, है ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है अगर उनको कुछ यहाँ पर झारखंड में कुछ करना है तो, है ना। तो संप्रभु सरकार किसकी है? तो संप्रभु सरकार केंद्र की सरकार है। इसलिए राज्य की परिभाषा के अनुसार अगर हम सिविक्स में पढ़ें तो राज्य की परिभाषा के अनुसार भारत एक राज्य है। भारत क्या है? एक राज्य है ना। इसलिए जब भी आप संविधान को कहीं पढ़ेंगे तो उसमें बार बार जो जिक्र है राज्य का, वहां राज्य का मतलब भारत है ना, ना कि कोई राज्य, ये क्षेत्र विशेष है, ठीक है। ये अलग चीज है, ये एक अलग मुद्दा है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक राष्ट्र राज्य की कल्पना हुई। राष्ट्र राज्य की कल्पना यानी एक वैसा राज्य जो जिसमें ये सब खूबी हो और साथ ही साथ अगर इसमें देशभक्ति भी हो, देशभक्ति की भावना हो या साझा पहचान की भावना हो, साझा पहचान की भावना हो, है ना। तो ये चीज क्या बन जाएगा? फिर ये चीज क्या बन जाएगा? राष्ट्र राज्य बन जाएगा अगर इसमें ये ऐड हो जाए तो, है ना, ठीक है। अगर आप देखें तो भारत में पहले अलग अलग स्थानों पे अलग अलग राजा राज करते थे। कहीं मराठा साम्राज्य था, कहीं पर राजपूतों का राज था, है ना, और वो अपने राजा के प्रति वफादार होते थे, है ना, ठीक है। वो ऐसा नहीं थे कि भारत, इसलिए भारत राष्ट्र कहा जाता है कि भारत जो राष्ट्र बना वो अंग्रेजों के समय से बना, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर आए और पूरी जो भारत की भूमि पर राज किया उन्होंने, है ना, तो ये राज जो किया, मैप थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, हड़बड़ी में बनाया गया है, मैप पे ना जाए, भावनाओं को समझे, ठीक है। तो ये जो है, तो यहाँ के लोग भी बोले कि नहीं हम भारतीय हैं, यहाँ गुजरात के लोग भी बोले नहीं हम भारतीय हैं, यहाँ पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा था तो यहाँ के लोग भी बोलते थे हम भारतीय हैं, है ना। यहाँ के अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बोलते थे हम भारतीय हैं, कश्मीर और इधर के लोग भी बोलते थे हम भारतीय हैं, है ना। तो इनमें जो साझा पहचान की भावना बनी, तब भारत क्या बना? एक राष्ट्र बना। भारत क्या बना? एक राष्ट्र बना, है ना। तो यही साझा पहचान, एक साझा पहचान जब आ जाए और देशभक्ति की भावना आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे, है ना। तो एक राष्ट्र राज्य, एक नया कॉन्सेप्ट का उदय होना शुरू हुआ, जिसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। तो जो है राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, प्रतिमा के पास, है ना, अभी अभी पहुंचा। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि उस समय सौर्यों ने यह छवि निर्मित की। जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, वे झंडा को थामे हुए थे। वह 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषाई रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तभी जर्मनी लोग में वो बात नहीं आई थी, लेकिन वो आजाद नहीं हुए थे, लेकिन अब उनमें यह भावना पनपना शुरू हो गया था। तो ये क्रम केवल ऐसे ही सारियों ने नहीं बनाया है, पहले अमेरिका को रखा है, फिर स्विट्जरलैंड को रखा है, फिर फ्रांस को रखा है, क्योंकि जिस प्रकार जिसमें क्रांति आती गई, है ना, इस पिक्चर में उसी अनुसार से देशों को प्लेस किया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जिनमें जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिलसिलों की राजशाही, लंबोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी शामिल थे। मैंने पहले भी कहा कि सारियों ने ये पिक्चर ऐसे ही नहीं बनाया है, रैंडमली ही किसी देश को, है ना, आगे नहीं किया है और पीछे नहीं किया है। जिस देश में जिस प्रकार से क्रांति आती गई है, उस देश का प्लेसमेंट उसी प्रकार से किया गया है ना। तो चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में, प्रतीक के रूप में किया है। और इस अध्याय में यही सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। अर्नस्ट रेनन का राष्ट्र क्या है, इस चीज को देखना जरूरी है। अर्नस्ट रेनन कौन थे? तो अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन कौन थे? अर्नस्ट रेनन तो कौन थे? तो एक, इन सब नामों को याद रखेंगे
फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इसलिए नाम याद रखेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फ्रेडरिक सारिउ कौन था? फ्रांसीसी कलाकार था। अर्नस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था, है ना। ठीक है, और भी कई सारे दार्शनिक हैं जिनके नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा दी है। राष्ट्र की परिभाषा उन्होंने क्या दिया है कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इन्होंने राष्ट्र की क्या परिभाषा दी है? इनके अनुसार राष्ट्र क्या है? इनके अनुसार राष्ट्र की परिभाषा क्या है? तो एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, है ना, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है ना। यानी इनके अनुसार राष्ट्र क्या है? एक लंबे प्रयास के बाद बनता है। जैसे भारत में भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, लगभग 200 सालों के, है ना, एक लंबे आंदोलन के बाद हम लोग जो है अंग्रेजों से आजाद हुए 1947 में, और उसके बाद भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सका, है ना। तो एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है ना। ठीक है, उसके बाद जो है शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, है ना, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। ठीक है, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे बढ़ना, ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह क्या होता है ना। जनमत संग्रह क्या होता है? यानी राष्ट्र में जो सबसे जरूरी गुण है वो क्या है? जनमत संग्रह, है ना, एक गुण है। जनमत संग्रह क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफरेंडम। इसको क्या कहते हैं? रिफरेंडम। अगर आप अपने पुस्तक पर गौर करें तो जनमत संग्रह इस शब्द को नए शब्द में लिखा गया है कि यह प्रत्यक्ष मतदान है। क्या है? प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यह क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान है ना। जनमत संग्रह, है ना, या क्या है? तो एक प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष मतदान है ना। ठीक है, इसमें कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव में लोगों को पूछा जाता है कि यह प्रस्ताव कैसा है, और लोग प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने आकर बोलते हैं कि यह प्रस्ताव सही है या यह प्रस्ताव गलत है। तो यह प्रत्यक्ष मतदान है, जिसमें क्या होता है? जिसमें किसी प्रस्ताव पर लोगों से, लोग यानी कौन? सामान्य लोग, है ना, जनसाधारण लोगों से उनकी सहमति अथवा असहमति, दोनों भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई प्रस्ताव आए तो सभी लोग खुशी हो जाए या सभी लोग नाराज हो जाए। तो सहमति अथवा असहमति अथवा असहमति, है ना, ली जाती है। इस प्रक्रिया को जनमत संग्रह कहते हैं। आप चाहें तो इसे लिखते चले, है ना। आज का यह अध्याय हम लोग यही खत्म करते हैं कि हम लोगों ने इस अध्याय का पहला चीज जो समझ गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है। अगले अध्याय में, अगले क्लास में, अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या था, किस प्रकार से, क्योंकि 9th में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ चुके हैं। एक रिकॉल करेंगे उसको, है ना। और राष्ट्र का विचार किस प्रकार से पनपा, या पूरे यूरोप में किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को राष्ट्र का विचार का संदेश दिया, इस चीज को हम लोग देखेंगे। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारे इस चैनल को, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, इसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने सुझावों को, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।